ओके गाइस, तो पहले की वीडियोस में हम ये पढ़ चुके हैं कि वो कौन से कारण थे जिन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ को डायरेक्ट भारत आने के लिए इंस्पायर किया। और साथ ही साथ हम भारत आने वाली पहली यूरोपियन कंट्री यानी कि पुर्तगाल के बारे में भी जान चुके हैं। अब इसी क्रम में हम आगे आने वाली बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे कि डच, ब्रिटिश, फ्रांस एक्सेट्रा के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, यूरोप में एक काफ़ी छोटा सा देश है जिसे हम नीदरलैंड या हॉलैंड के नाम से जानते हैं। वहाँ की चीज़ों को या वहाँ के लोगों को डच कहा जाता है। 1579 से 1581 के बीच यूरोप में एक गणतंत्र उभर कर आया जिसका नाम था डच रिपब्लिक, और आगे जाकर इसी डच रिपब्लिक के द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। और आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि व्यापार के आकार की दृष्टि से देखा जाए तो ये भारत आने वाली बाकी ईस्ट इंडिया कंपनियों से काफ़ी बड़ी थी, पर युद्धों में लगातार हारने और साथ ही साथ राजनीतिक विफलताओं के कारण ये समय के साथ पिछड़ती चली गई। आज के सेशन में हम डच ईस्ट इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट, साथ ही डच ईस्ट इंडिया के भारत आने और व्यापार करने और साथ ही साथ भारत में इसके पतन के बारे में भी जानेंगे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों, 17वीं शताब्दी में डचों ने एक फ्लूट शिप का निर्माण किया जो अपने आप में काफ़ी अमेजिंग एंड यूनिक आइडिया था। ये फ्लूट शिप काफ़ी हल्का था और इसे खेने के लिए काफ़ी कम लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। इससे आने जाने के खर्च में कटौती हुई और डच जहाज़ भारी और धीमी गति से चलने वाले पुर्तगालियों के जहाज़ से काफ़ी श्रेष्ठ साबित हुए। और इसी क्रम में 1596 AD में कार्नेलियस डी हाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान दल साउथ ईस्ट एशिया में सुमात्रा और बंताम पहुंचा। इस घटना ने डचों को काफ़ी प्रोत्साहित किया और आने वाले कुछ वर्षों में ही भारतीय व्यापार के लिए एक नई कंपनी बनाई गई। मार्च 1602 AD में डच संसद द्वारा एक अनाउंसमेंट की गई जिसके द्वारा डच संयुक्त कंपनी की स्थापना की गई। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो काफ़ी सारी डच कंपनियों को मिलाकर एक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की गई थी, जिसे हम नॉर्मली डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, कई इतिहासकार इस कंपनी के स्ट्रक्चर के बेसिस पर इसे दुनिया की पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी भी मानते हैं। और आगे जाकर डच संसद ने एक चार्टर पारित करके कंपनी को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में अपने हिसाब से ट्रेड करने यानी कि युद्ध छेड़ने, संधियाँ करने, इलाके जीतने और किले बनाने के अधिकार भी दे दिए। ऑल्दो शुरुआती दौर में डचों का खास इंटरेस्ट भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और स्पाइस आइलैंड जैसे द्वीपों में था जहां मसाले खूब पैदा हुआ करते थे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डच फैक्ट्रीज इन इंडिया। दोस्तों, जैसा कि हम ये पढ़ चुके हैं कि डचों के आने से पहले ही पुर्तगाली भारत एंड साउथ ईस्ट एशिया में अपना वर्चस्व जमा चुके थे और डचों के लिए भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों में पुर्तगाली ही सबसे बड़ी चुनौती थे। ऑल्दो डचों ने पुर्तगाली सत्ता को चुनौती देते हुए भारत में और हिंद महासागरीय क्षेत्रों में कई बस्ती और व्यापारिक केंद्रों की भी स्थापना की। अगर हम भारत में डचों की पहली फैक्ट्री की बात करें तो वो 1605 AD में मसूलीपट्टनम में खोली गई। इसके बाद 1610 AD में चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके डचों ने पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की जिसका नाम था गैलरिया। दोस्तों, गैलरिया एकमात्र ऐसी फैक्ट्री थी जो कि दुर्गीकृत थी। इसके अलावा बाकी सभी फैक्ट्रियां जो भी डचों ने भारत में स्थापित की थी वो सभी अदुर्गीकृत थी। आगे जाकर 1660 में सूरत में फैक्ट्री खोली गई और 1627 AD में बंगाल में पहली डच फैक्ट्री पीपली में खोली गई। इसके अलावा 1641 AD में बिमलीपट्टनम, 1645 AD में कारिकल, 1653 AD में चिंसुरा, 1658 AD में कासिम बाजार, साथ ही बालासोर और नागपट्टनम। इसके अलावा 1663 AD में कोचीन में भी डच फैक्ट्रीज की स्थापना की गई। इसके अलावा डचों ने पुर्तगालियों को सत्ता को चुनौती देते हुए भारत के बाह्य सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी अपना प्रभुत्व जमाया, जैसे कि प्रेजेंट डे इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, जिसे उस समय मसाला द्वीप के नाम से जाना जाता था, इस पर भी 1619 AD में डचों ने अपना कब्जा कर लिया।
आगे जाकर 1641 एडी में मलक्का को डचों ने पुर्तगालियों से छीन लिया और इसी क्रम में 1659 एडी में सिलोन यानी कि प्रेजेंट डे श्रीलंका में पुर्तगालियों पर अटैक करके उसे भी पुर्तगालियों से छीन लिया। डच ट्रेड सिस्टम इन एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। दोस्तों 7th सेंचुरी के दौरान डचों ने पुर्तगालियों के डोमिनेंस को समाप्त करके ईस्ट के स्पाइसेस के ट्रेड पर अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली। डच यमुना घाटी और मध्य भारत में नील का उत्पादन किया करते थे और नील का सबसे ज़्यादा निर्यात मसूलीपट्टनम से किया जाता था। इसके अलावा गंगा घाटी में अफीम और चावल का उत्पादन भी किया जाता था। साथ ही अफीम, रेशम और सूती वस्त्रों को जावा और चीन में बेचकर डचों ने काफ़ी लाभ भी कमाया। इसके अलावा भी डचों ने शोरे यानी कि सॉल्ट पीटर के निर्यात को काफ़ी प्रोत्साहित किया। उस समय बिहार शोरे का एक बहुत बड़ा उत्पादक था। डच कोरोमंडल कोस्ट से इंडियन क्लॉथ्स को साउथ ईस्ट एशिया में लाकर भी काफ़ी मुनाफा कमाया करते थे। ऑल्दो स्टार्टिंग पीरियड में डच काली मिर्च और दूसरे स्पाइसेस में इंटरेस्ट रखते थे। चूँकि ये मसाले सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में मिलते थे, जिसे उस समय मसाला द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, तो वो जल्दी ही डचों का एक मुख्य केंद्र बन गया। आगे जाकर डचों ने इंडोनेशिया का इस्तेमाल एक खेत के रूप में किया और अलग अलग देशों से कई तरह की अलग अलग फसलें इंडोनेशिया लाई गई और यहाँ लगाई गई, जिनकी यूरोप में काफ़ी भारी मात्रा में डिमांड थी। जैसे कि चीन से चाय, पूर्वी अफ्रीका से कॉफ़ी, अमेरिका से तंबाकू, रबर और कोको। इसी के साथ साथ गन्ने की खेती और शक्कर के उत्पादन को भी काफ़ी बढ़ाया गया, चूँकि इन सभी सामानों की यूरोप में काफ़ी खपत थी और काफ़ी डिमांड भी थी। आगे जाकर डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के महत्व को पहचाना और भारतीय कपड़ों के एक्सपोर्ट को काफ़ी बढ़ाया। भारत में भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का क्रेडिट भी डचों को ही जाता है। साथ ही कई बार डच कारीगरों को सीधा रोजगार भी दिया करते थे। इसके अलावा भारत में डचों को कई स्पेशल ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई, जैसे कि उत्तरी और दक्षिणी कोरोमंडल में डचों को चुंगी में रियायत मिली। साथ ही वस्त्र व्यापार में उन्हें मुहर शुल्क यानी कि सील फीस से भी मुक्त कर दिया गया, और जबकि अन्य विदेशी व्यापारिक कंपनियों को ये कर देना पड़ता था। इसके अलावा 1664 एडी में औरंगजेब ने डचों को 31% एंड हाफ एनुअल टैक्स के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का भी अधिकार दे दिया। फॉल ऑफ डच पावर। ऑलमोस्ट 3 शताब्दियों तक भारत एंड साउथ ईस्ट एशिया के आइलैंड्स पर डचों का डोमिनेंस रहा, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें भारत में पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं होने दिया। जिस शक्ति के साथ डचों ने पुर्तगालियों को हराया था, वो शक्ति अंग्रेजों के विरुद्ध काम नहीं आई। ऑल्दो शुरुआती कुछ वर्षों में डच और अंग्रेजों के बीच संबंध अच्छे थे, लेकिन बिजनेस राइवलरी या बिजनेस कंपटीशन के चलते वो एक दूसरे के बिजनेस एनिमीज बन गए और आगे जाकर 1759-80 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने अंतिम रूप से डचों को पराजित कर दिया। आइए अब हम उन कुछ रीजंस पर नजर डाल लेते हैं जिन्होंने डचों की इस पराजय में एक काफी क्रिटिकल रोल प्ले किया। दोस्तों, डच कंपनी राष्ट्रीय अधिकारिता में थी, यानी कि डच सरकार का डच ईस्ट इंडिया कंपनी पर सीधा कंट्रोल था और इसी कारण डच कर्मचारियों में लीडरशिप और पैशन की कमी थी। डच कंपनी के कर्मचारी बेसिकली अपने प्राइवेट बिजनेस में ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। वे डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कंपनी के इंटरेस्ट को इग्नोर कर देते थे और डच कर्मचारियों की इस नेग्लिजेंट पॉलिसी के चलते ही डच कंपनी की स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई। इसके अलावा डचों ने भारत की अपेक्षा साउथ ईस्ट एशिया के मसालों के द्वीपों पर अपना ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया। डचों की सबसे ज़्यादा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इन्हीं आइलैंड्स पर होती थी, जिस वजह से भारत में उनकी स्थिति दिन ब दिन कमज़ोर होती गई। साथ ही हॉलैंड एक लंबी टाइम तक पराधीन रहा था, इसलिए उसके पास रिसोर्सेज की काफ़ी कमी थी, जबकि ऑन द अदर हैंड इंग्लैंड हमेशा ही इंडिपेंडेंट रहा और इंग्लैंड के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी। वो अपने रिसोर्सेज को अपने मनचाहे अनुसार यूज़ कर सकता था और आवश्यकता पड़ने पर उसने उनका यूज़ भी किया। इसके अलावा अंग्रेज़ों को 1757 में ही प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के रूप में एक काफ़ी रिसोर्सफुल स्टेट पहले ही मिल चुका था, जिसके रिसोर्सेज का उपयोग भी उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट किया।
कंक्लूजन। ऑल्दो डच एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में उभरे थे, जिसका एग्जाम्पल हम उनके पुर्तगालियों के विरुद्ध संघर्ष में ही देख सकते हैं, लेकिन जल्दी ही उनके कंपनी के स्ट्रक्चर और लैक ऑफ गुड लीडरशिप के चलते वो अंग्रेज़ों के सामने नहीं टिक पाए और अंततः उनका भारत में और साउथ ईस्ट एशिया में लगभग पतन हो गया। सम एक्स्ट्रा फैक्ट्स। दोस्तों, 1610 AD में अपनी दूसरी फैक्ट्री डचों ने पुलिकट में स्थापित की। इस फैक्ट्री का नाम गैलरिया था और इसे ही उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया। इस फैक्ट्री में डचों के द्वारा सोने के सिक्के ढाले जाते थे, जिनका नाम था पैगोडा। इसके अलावा 1690 AD में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को डच गवर्नर का हेडक्वार्टर बनाया गया। डच ट्रेड सिस्टम सहकारिता यानी कि कार्टेल पर आधारित थी। भारत से भारतीय वस्त्रों को एक्सपोर्ट करने का क्रेडिट भी डचों को ही दिया जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ही वो पहली कंपनी थी जिसने कारीगरों को सीधा रोजगार देकर दैनिक वेतनभोगी रखे। आई होप कि मेरे इस सेशन ने आपकी नॉलेज में कोई वैल्यू ऐड की होगी, और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो या आप अपना कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।